अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर आज़म ने 2 दिन में 2 भरपूर अवामी इज्तिमात से खिताब किया है। इससे कबल भी वो इस्लामाबाद और मियाँ वाली में पार्टी वर्कर्स और अवाम से खिताब कर चुके हैं। वज़ीर आज़म की तकरीरों के मवाद का तज्जिया किया जाए तो वो अवामी फलाही मंसूबों और हुकूमती इक़दामात का अहाता कम और अपोजिशन के बयानिए की तशरीह ज़्यादा करते हैं। बल्कि बकौल शख्स से नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में क्या कहा, अगर आप किसी भी वजह से नहीं सुन सके तो कोई मसला नहीं, अगले दिन ना सिर्फ वज़ीर आज़म आपको वो सब कुछ बता देंगे बल्कि बसा औकात नवाज शरीफ और मरियम नवाज का माफिल ज़मीर उनसे भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको समझा देंगे। और समझाना तो वज़ीर आज़म पर ख़त्म है, मगर आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हुकूमती सफ़ों में और इत्तेहादों में बेचैनी है, जिसकी वजह मालूम नहीं कि अपोजिशन की जारहाना तकरीरों से होने वाली बौखलाहट है या इत्तेहादियों से बढ़ती दूरियों की घबराहट है, मगर बेचैनी है ज़रूर। तो दूसरी तरफ अपोजिशन में भी सब ठीक नहीं है, बल्कि लाख सफाइयाँ दे लें, 1000 वजाहतें तराश लें, इत्तेहाद में दरार छुपाए नहीं छुप रही। हमारे हुकूमती और अपोजिशनवी सियासतदानों को यकीन माने अदाकारी भी सही नहीं आती, उनके घड़े और मौजू बयानिए बेरंग होते हैं, मगर सितम ज़रीफ़ी ये कि फिर भी अवाम उनकी असीर है। अफजल खान ने कहा था, और क्या खूब कहा था, तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं इसी चाल में आ जाते हैं। अवाम सियासतदान की ये लव स्टोरी यूं ही चलती रहेगी। अब यही फैशन में भी है, और तो और अमेरिका को भी कटर किस्म के जानिसाराने ट्रंप का सामना है कि वो भी कह रहे हैं कि ट्रंप नहीं तो कुछ भी नहीं। कल पीडीएम का यानी इतवार के रोज अहम इजलास होने जा रहा है, जिससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान बज़ाहिर नवाज शरीफ के बयानिए से दूरी अपनाते नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कल के इजलास का एजेंडा ही मुश्तरका बयानिया बनाना है। इजलास की अहमियत इस हवाले से भी ज्यादा है कि ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन से वीडियो लिंक पर और बिलावल भुट्टो भी वीडियो लिंक पर ही शिरकत करेंगे। यही हुकूमती इत्तेहादों और अपोजिशन की बीच की दरारें हैं जो कि आज हमारे प्रोग्राम का मौजू हैं, और इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक से हमारे साथ अमजद अली खान नियाजी साहब होंगे, मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब हमारे साथ होंगे, पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ होंगे, और हमारी कोशिश होगी कि मुस्लिम लीग काफ से तारिक बशीर चीमा साहब भी हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ मौजूद है। चीमा साहब, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत से मुतालिक आप क्या अपडेट करेंगे और हमारे सुनने वालों तक भी पहुंचाएंगे? जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह जी कल की निस्बत तो आज बेहतरी शुरू हो गई है। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उन्हें खैरियत से घर वापस लेके आए इंशाअल्लाह। तो आज भी हम सारा दिन हॉस्पिटल ही रहे हैं और अपना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल से वो बता रहे थे चौधरी सालिक साहब भी और चौधरी परवेज इलाही साहब भी कि कल से लेके आज खासा फर्क है, नुमाया फर्क है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा चीमा साहब, काफ लीग हुकूमत की अहम इत्तेहादी है, क्या हुकूमत को इस बात का एहसास नहीं है कि आपके किसी भी फैसले से यकसर सूरत हाल तब्दील हो सकती है? ये तो जी हुकूमत वाले लोग बता सकते हैं। ये जब आंखों के आगे आयशा चर्बी आ जाए ना, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो फिर नजर आना थोड़ी सी जरा वो डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये तो उनके सोचने की बात है कि कौन सी चीज उनके लिए बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं है। तो हम चूंकि सियासी जमात हैं और सभी ने पॉलिटिक्स करनी है, पीटीआई के दोस्तों ने भी करनी है, हमने भी करनी है, नून लीग के साथियों ने भी करनी है। तो उसी फ्रेमवर्क में रहते हुए सब ने अपनी अपनी स्पेस बनानी होती है। तो ये तो इनको चाहिए एक बड़ी पार्टी होने के नाते कि इनको ये असेस करना चाहिए कि क्या ये अच्छे फैसले कर रहे हैं, लोगों की बेहतरी में कर रहे हैं, और ये दे आर दी बेटर जजेस। वी कांट कमेंट। हम तो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा सकते हैं, बाकी वी कांट कमेंट ऑन देयर भाई ये इनकी वर्किंग कैसी है या कैसी होनी चाहिए। चीमा साहब, आगाज से ही जब भी कोई अहम फैसले रहे, एक अदम एतमाद रहा है काफ लीग का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलों को लेकर, खफगी का इजहार करते रहे, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे, कोई हद का पैमाना है या लामहदूद मोहब्बत है पीटीआई से? नहीं, मेरे ख्याल में वो लामहदूद मोहब्बत वाला सिलसिला जो है ना, वो अब एटीट्यूड होता है ना जी। देखिए कि कभी किसी को अपने साथ मिलाना हो, अपने साथ चलाना हो,
कोशिश होती है हर सियासी जमात की कि मैं ऐसा रवैया अपनाऊं कि एक अपनाइयत का, खलूस का, मोहब्बत का, इकट्ठे मिलकर चलने का, आवाम की बेहतरी में मिलकर चलने का एक माहौल पैदा किया जाए। तो वो उन्होंने हमें इस काबिल नहीं समझा। तो वो अब वो चूंकि बड़ी पार्टी है, बड़े लोग हैं, तो हम तो मामूली लोग हैं और छोटी पार्टी हैं, तो हम भी कोई ना कोई अपना एक 1.5 इंच की मस्जिद बना ही लेंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं। चीमा साहब, अब आप बड़ी खामोशी से, जैसे आप खुद भी कह रहे हैं, इस वक्त को गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। काफिले को कोई अपनी बका को लेकर चैलेंज है? ऑपोजिशन का बयानिया सामने है, उससे आप लोग मुत्तफिक नहीं हैं, हुकूमत से शिकवे हैं मगर साथ हैं। आप समझते हैं कि अगर अलग होंगे तो इररेलेवेंट हो जाएंगे पॉलिटिकल ग्राउंड पर? नहीं, इररेलेवेंट कोई भी नहीं होता जी। इररेलेवेंट की ऐसे खाम ख्याली होती है आयशा के आदमी ये सोचे कि मैं इनको छोड़ दूंगा, बल्कि अगर यही स्पीड रही फैसलों की और यही स्पीड रही काम करने की, तो मैं अपनी जुबान से नहीं कहना चाहता कि इररेलेवेंट किन लोगों ने होना है। और ये बात जो है ना कि इररेलेवेंट हमने हो जाना है, हमारे पास है क्या जो हमने इररेलेवेंट होना है? इररेलेवेंट इन्होंने हमें कर दिया 2.5 सालों में, 2 सालों में इन्होंने हमें इररेलेवेंट कर दिया, सिवाय एक काम के कि इन्होंने हमें फंड्स दिए हैं, डेवलपमेंट फंड्स दिए हैं आयशा। वो फंड्स इन्होंने GDA को भी दिए हैं, वो फंड्स बलोचिस्तान अवामी पार्टी को भी दिए हैं, MQM को भी दिए हैं, अवामी मुस्लिम लीग को भी दिए हैं, शाहजहान बुक्की साहब को भी दिए हैं, GDA को भी दिए हैं। सो एवरी एलाई हैज बीन गिवन एंड एलोकेटेड द डेवलपमेंट फंड। उसमें कोई हम पर चले, हम मान लेते हैं कि ये आसान हम ही पर हुआ होगा, लेकिन वो इसके अलावा, इन फंड्स के अलावा कोई काम, कोई मुआहदा, कोई वादा, ना मुशावरत, ना फैसला साजी का अमल। और ये भी मैं समझता हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जिस किस्म के फैसले ये करते रहे, शुक्र है इन्होंने हमें मुशावरत में नहीं रखा और फैसला साजी के अमल में नहीं रखा। चीमा साहब, आप मेरे साथ ही रहिएगा। ये बड़ी आपने अहम बात कर दी, जिसको आपने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह दिया, लेकिन खफगी का इजहार भी किया। अमजद न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जो आपके खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इररेलेवेंट होने की आपने जो बात की, अमजद साहब रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? काफ लीग मुस्तकिल अपनी खफगी, खदशे का इजहार कर रही है, PTI बॉदर नहीं करती अपने इत्तेहादी को सुनने का, समझने का? आयशा, पहले चीमा साहब मेरे भाई हैं, हमेशा इनके साथ एक प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता है, बड़ा पुराना। देखिए, जहाँ पे इत्तेहाद होते हैं, सबकी और इत्तेहाद जो है वो साथ साथ चलते रहते हैं। कभी इत्तेफाक हो जाते हैं, दोनों साथ होते हैं, तो मैं ये नहीं कह। अमजद साहब, मैं आपको दोबारा लेती हूँ, मैं बेहतर तौर पर सुन नहीं पा रही हूँ। वो कह रहे हैं खफगी होती है, मगर जाहिर बात है एक हुकूमत है तो उस बयानिए का बोझ पूरी हुकूमत को उठाना होगा। चीमा साहब, ये जो सियासी कशीदगी है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, आप खुद भी देख रहे हैं कि जलसे पर जलसा और दोनों तरफ से जलसा और फिर पर्सनलाइज हद तक जाकर बयानात दिए जा रहे हैं। काफ लीग में बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं सबके सब और जानते हैं इस जोड़ तोड़ को बड़े अच्छे से। आप लोग क्या असेस कर रहे हैं? इस पॉलिटिकल सिचुएशन से निकलेगा क्या? पॉलिटिकल सिचुएशन को इस हद तक आयशा नहीं ले जाना चाहिए कि मैं आपको बुरा भला कहना शुरू कर दूं और आप मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दें, वो भी पब्लिकली। देखें, हर पार्टी का अपना एक मंशूर है, हर पार्टी ने अपना एक प्रोग्राम जारी किया होता है, जेन में एक खाका बनाया होता है कि हमने किस तरीके से अपने सिस्टम को रन करना है। उसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, मंशूर में या अपने एक जो सोच होती है उसमें ये अंदाज भी कहीं लिखा होता है कि ये अंदाज भी हमने अपनाना है। तो ये रवादारी, वजादारी ये कायम रहनी चाहिए माशरे में। हम सब कोलीग हैं और आज भी पार्लियामेंट के अंदर भी हम एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते हैं। कोई नून लीग का हो, कोई पीपल्स पार्टी का हो, कोई PTI का हो, कोई खाप का हो, हम एक दूसरे को मिलते हैं, हाल हवाल करते हैं एक कुलीग की तरह। पर इसका ये मतलब नहीं होता कि आदमी इस तरह का रवैया अपनाए कि एक दूसरे को मिलने से भी जाए। चीमा साहब, आज भी बड़ी अहम मुलाकातें रही, इसका मतलब है, और काफ लीग तो इस पर यकीन भी रखती है, मुलाकातें भी रहती हैं, दरवाजे भी खुले रहते हैं। जहांगीर तरीन साहब से भी आपकी मुलाकात हुई है, कैसी रही मुलाकात? किस मामले पर गुफ्तगू रही? काफी देर की बैठक थी। जी नहीं, बिल्कुल आयशा, वो की मेहरबानी है। जहांगीर तरीन साहब तशरीफ लाए थे, तो तरीन साहब चौधरी साहब की इजाजत के लिए आए थे और बैठे रहे। वो कोई आधा पौना घंटा बैठे रहे थे, लेकिन वो मोर और लेस चौधरी साहब की तबीयत के हवाले से बात हुई है
कोई उसमें, चूंकि वो कोई चौधरी साहब अकेले नहीं बैठे हुए थे तरीन साहब के साथ, वहाँ पर कोई 50-60 और भी बड़े मोतबर मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए थे। चीमा साहब अब आप कहें तो मैं तो मान लूंगी, लेकिन चंद सियासतदान बहुत करीब बैठे थे। जो लोग सुन रहे हैं वो शायद यकीन ना करें कि सियासतदान इकट्ठे बैठे और सियासत पर बात ना हो, वो भी इन हालात में। आप कहेंगे तो मैं मान जाऊंगी इस बात को, लोग नहीं मानेंगे। यही तो आयशा सियासतदानों की बदकिस्मती है, ना आप इधर मानती हो ना आप उधर मानती हो, हम जाएं किधर? सर बता देना, कुछ तो बात हुई होगी, क्या असेस कर रहे हैं? कोई नए इंतखाब की बात करता है, कोई निजाम के आने जाने की बात करता है? इसका एक ही हल है आयशा, मुझे अब ये बता दो आप क्या सुनना चाहती हो, मैं वो बता देता हूँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप चीमा साहब जिन सियासतदानों से मिल रहे थे, वहाँ पर किसी खदशे का इजहार था मौजूदा सूरत हाल पर? कोई साथ चलने का इजहार था? दूरियां इख्तियार करने की बात हुई? अच्छा, हमारे लिए इस वक्त वल्लाह बाखुदा, हमारे लिए इस वक्त चौधरी शुजात साहब की सेहत और उनकी जिंदगी से इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं है। हमारा टोटल कंसर्न और हमारा टोटल ध्यान और उनकी पूरी फैमिली जो है वो इस तरह बाहर खड़े होकर पहरा दे रही है जिस तरह बिल्कुल आपकी सोच होगी। आप अभी भी चले जाएं सर्विसेज हॉस्पिटल में। सर बिल्कुल, वो तो दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, मगर ये आप ही का बयान था, चल चलाओ की बात आपने की थी। उनकी फैमिली का कोई बच्चा बड़ा ऐसा नहीं है जो सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर नहीं खड़ा हुआ। तो देखिए, वो क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए वो एक बड़ी अहमियत के हामिल है, तो खानदान के लिए कितनी अहम होंगे वो। तो इसलिए हमें हमारे लिए ये अगले 2-3 दिन ना इसको समझे, ब्रेक के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे दूसरी डेट। चलें जी, ठीक है। मैं अभी अमजद न्याज़ी साहब जो बातें और जिन खदशात का इजहार किया, अगर आप कमेंट कर रहे थे, आपकी आवाज़ नहीं मुनासिब तौर पर आई, अभी आप कहिए कि हुकूमत अपने खास तौर पर काफ लीग जो पंजाब में बड़ा मैटर करती है, मना लेंगे किसी? मैंने कहा कि जी पहली बात तो ये है कि जहाँ इत्तेहाद होते हैं वहाँ कभी कभार नाराजगी होती भी है, लेकिन गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ लेके चले, ताकि इस मुल्क के अंदर जो है वो हम समझते हैं कि एक अच्छा पॉलिटिकल माहौल बनने और डेमोक्रेसी जो है वो आगे की तरफ जाए। क्योंकि देखिए, बाज़ का जैसे मैंने पहले कहा कि थोड़ी सी कभी खफकी होती है, कभी नहीं भी होती, तो ये सिलसिला जो है ये पॉलिटिकल सिनेरियो में चलता रहता है। और मैं चीमा साहब की भी गुफ्तगू सुन रहा था, आपकी भी सुन रहा था, जो उन्होंने बिल्कुल आपको एक बात की है कि आप सुनना क्या चाहते हैं। तो अभी ऐसा कोई माहौल नहीं है जिसमें ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाअल्लाह ताला काफ लीग हमारे साथ चलेगी और ये गवर्नमेंट जो है वो पूरे 5 साल करेगी। बिल्कुल आपका टाइम है, करना चाहिए। चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हुकूमत कॉन्फिडेंट है, लेकिन मैं यहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी शामिल करना चाहूंगी। बैरिस्टर आमिर हसन साहब मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, कल का बयान और उसके बाद की अगर मगर और तशरीह, जरूरी था उस तरह का बयान जो खुद पीडीएम को भी सोचने पे मजबूर करे कि हमें फिर बैठने और सोचने की? हेलो आयशा, मेरी एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट है आयशा कि अगर आप बैरिस्टर साहब से 1 मिनट की मुझे छुट्टी ले दें, और अगर आप मुझसे पूछना चाह रही हैं तो वो पूछ लें, इसलिए कि मैं किसी और जगह पे कमिटेड हूँ। तो बैरिस्टर साहब से माजरत के साथ, अगर तो चीमा साहब मैं तो आपसे बिल्कुल बस मैं लास्ट कमेंट यही लेना चाह रही थी, जिसके ऊपर आपने किसी हद तक एक्सप्लेन भी कर दिया और बता भी दिया। मैं यही जानना चाह रही थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त बयान दे रही हैं, आपको कुछ मंजरनामा जो कि खुद हुकूमत भी कह रही है बदलता दिख रहा है, नहीं दिख रहा? आप खुद उस पर शायद अभी स्पेस चाह रहे हैं समझने और डिसाइड। अभी तो बहुत ये क्लाउडी सा सीजन है, अभी ये बादल छटने दें, फिर देखेंगे क्या माहौल निकलता है क्या नहीं निकलता। लेकिन मैं अपने भाई अमजद न्याज़ी साहब की एक बात पे कमेंट करके आपसे इजाजत लूंगा। जी। वो अभी ये कह रहे थे कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम काफ लीग को साथ लेकर चले, इत्तेहादियों को साथ। तो इनकी इस कोशिश से तो हमें कोई इख्तिलाफ, हमें पता है इनकी ये बेहतरीन कोशिश है कि इत्तेहादियों से मुशावरत नहीं करनी, उनसे फैसला साजी में उनको शामिल नहीं करना, उनको और किसी चीज में शामिल नहीं करना, लेकिन उनको साथ लेकर चलना है। 2 साल के बाद एक फोटो सेशन हो गया हमारा, और हमने ये मैसेज देना था कि भाई सारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं, वो हमने दे दिया है। फिर जरूरत पड़ेगी फिर फोटो सेशन हो जाएगा। तो ये मेरे भाई को ये रिक्वेस्ट करें
کہ تھوڑا سا عملاً بھی کوشش کریں کہ اتحادیوں کو ساتھ لے کر عملاً چلیں. بھی ساتھ چلیں. یہ چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں، نہ کہ صرف تصویروں اور فوٹو سیشن اور کھانوں کے لیے. بہت شکریہ طارق چیمہ جوائن کرنے کے لیے. بیرسٹر عامر حسن، میں اس سے پہلے کہ حکومت کی طرف جاؤں، جو کل کا بیان تھا اس نے جو ایک ارتعاش پیدا کیا اور اس کے بعد جو تفصیلات بتانی پڑیں کہ اندر یہ بھی کہا گیا تھا اور وہ بھی کہا گیا تھا، اور پھر وہ باتیں کہ آلریڈی پیپلز پارٹی سے متعلق کہا جا رہا تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے، کچھ نرمی ہو سکتی ہے، آپ کے خیال میں وہ صحیح تجزیے ہیں، صحیح آ رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کچھ سوچ سمجھ کر چلنا چاہ رہی ہے، فاصلے رکھ کر؟ بہت شکریہ عائشہ. مجھے امید ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی انالیسس کرتی ہیں آپ کی نظر ہوتی ہے. آپ نے چیئرمین صاحب کا انٹرویو پورا سنا ہوگا، اور اگر آپ نے سنا ہوگا تو اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور آج خود مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اس انٹرویو میں ایسی کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہے جس پہ ہم کہیں جس میں کوئی اختلاف رائے پیدا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چائے کی پیالی میں جو طوفان اٹھانا چاہتی ہے حکومت، یہ پی ڈی ایم سے بخلانے کا نتیجہ ہے. چیئرمین بلاول بھٹو نے جتنی بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. اگر وہ کسی شخصیت کا یا کوئی 2-3 شخصیات ہیں ان کا نام لے کے ان پہ اعتراض کرتے ہیں ان کے کردار کے اوپر، تو میاں صاحب غیر ذمہ دار بات نہیں کر سکتے. وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، وہ ضرور اس کے ثبوت رکھتے ہوں گے، اور ہم امید کرتے ہیں. اور اس پہ انہوں نے مثال دی، جیسے پیپلز پارٹی رکھتی تھی جنرل اسلم بیگ کے بارے میں یا اسد درانی کے بارے میں یا حمید گل کے بارے میں 1990 کے الیکشن کو جو چوری کیا گیا. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ثبوت بھی اگلے 15-20 سالوں میں باہر آ جائیں گے؟ نہیں، ہم نے تو اسی وقت آئے تھے نا، ہم لوگ تو کورٹ میں چلے گئے تھے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا تھا کہ آئی ایس آئی نے پیسے تقسیم کیے ہیں، آئی جی آئی بنائی ہے، الیکشن رگ ہوا ہے، پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، یہ باتیں آ گئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب بھی اسے سامنے لے کے آئیں گے. یہ زیادہ ضروری بات ہے. دیکھیں پاکستان آج جس دوراہے پہ کھڑا ہے اس وقت بالکل اداروں کی مضبوطی ضروری ہے، لیکن اداروں کی مضبوطی اس طرح ضروری ہے کہ ہر ادارہ اپنے دائرہ اختیار کے اندر اپنی ڈومین کے اندر کام کرے. اگر کوئی ادارہ دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرے گا تو اسٹیٹ کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی سموتھ فنکشننگ نہیں ہوگی. اگر سموتھ فنکشننگ نہیں ہوگی تو جمہوریت آگے نہیں بڑھے گی. تو پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے، جو ایجنڈا ہے، وہ یہی ہے کہ کوئی بھی ادارہ اور خاص طور پہ سیاسی اداروں کی بالادستی پہ قدغنیں نہ لگائی جائے. وہ پارلیمان ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ حکومت ہو، اب ان اداروں پہ، اور وہ میڈیا ہو، جیسے آپ کے اوپر قدغنیں لگائی جاتی ہیں، جیسے پارلیمان کو ربر سٹیمپ بنایا جاتا ہے، پارلیمان کو بے وقار کیا جاتا ہے. تو یہ پی ڈی ایم کا، میں صرف ایک بات پہ، ہم پی ڈی ایم کا بیانیہ کسی قسم کی کنفیوژن اس کے اندر نہیں ہے. یہ حکومت کا شوق ہے ہمارے درمیان اختلاف رائے تلاش کرنے کی بجائے اپنے کھانے پہ اپنے اتحادی بلائیں. بھائی ویسے اربوں خربوں کھانے پہ اکٹھے ہیں، روٹی پہ اکٹھے نہیں بیٹھتے. نہیں نا، مسئلہ آ رہا ہے نا. کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہے نثار صاحب، مولانا فضل الرحمان سے متعلق بھی یہی خبر آ رہی ہے کہ ایک پی ڈی ایم کا مشترکہ بیانیہ ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب 2-4 قدم آگے ہیں، باقی 2-4 قدم پیچھے ہیں. چھوٹی جماعتوں کو بھی تحفظات ہیں، آج جماعتوں کے نام بھی سامنے آ رہے تھے. کیا پی ڈی ایم کا بیانیہ اور میاں نواز شریف اور نون لیگ کا بیانیہ مختلف ہے؟ میاں نواز شریف الگ جا رہے ہیں، یہ پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ یہ نہیں تھا جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. جی یہ عائشہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے؟ جی بالکل نثار صاحب آپ سے. دیکھیے انفارچونیٹلی آپ کی آواز ذرا بڑے آپ کی رہی ہے، بڑی انٹرپٹڈ رہی ہے، لیکن بہرحال جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں. آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے مجھے اجازت دیں، 1-2 گزارشات میں کرنے جاتا ہوں. ہمارے بڑے قابل احترام بھائی جناب طارق بشیر چیمہ صاحب چونکہ حکومت کے اتحادی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اپنی روایتی وفاداری اور مربت سے کام لیتے ہوئے اگرچہ دبے لفظوں میں یہ کہا کہ میں یہ اب نہیں کہنا چاہتا کہ irrelevant کون لوگ ہو جائیں گے. تو میں یہ ہے کہ ان کی بات کو مکمل کرتے ہوئے یہ گزارش کر دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اس حکومت نے عوام کے ساتھ کیا ہے، عوام نے، آپ یاد رکھیے گا، جو مہنگائی کی شکل میں جو مظالم کیے ہیں، مہنگائی کے جو بم گرائے ہیں، جس طرح عوام کے ساتھ جو کیا ہے، عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے. اور عوام نے تہیہ کر لیا ہے کہ آئندہ الیکشن میں واقعی یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیا ریکارڈ بنا دینا ہے، قائم کر دینا ہے، اس حکومت کو ایک نشان عبرت بنا دینا ہے اور اس کو بالکل irrelevant کر دینا ہے. اور دوسری بات جو ہے یہ ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب جو جس طرح فرما رہے تھے، ان کے یہ کہ دیکھیں حکومت کے ساتھ ان کے جو گلے ہیں، شکوے ہیں، صرف ان کے نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کی قیادت میں وہ فراخ دلی نہیں ہے، وہ مربت نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ساتھیوں کو، اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے.
یہی وجہ ہے کہ ان کے کوئی اتحادی ایسا نہیں ہے جن کو گلا نہ ہو، شکوہ نہ ہو. آپ دیکھ لیں کہ اختر مینگل صاحب اور ان کی جماعت چھوڑ گئے ہیں جن کو، جو دوریاں ان میں پیدا ہوئی ہیں آپ کے سامنے ہیں. باقی کوئی اتحادی ایسا نہیں ہے جن کو گلا شکوہ نہ ہو. وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہ وہ اس فراخ دلی سے محروم ہے جو ہونی چاہیے. یہ ہے کہ یہ جو جن لوگوں نے یہ خاص طور پہ جو لیڈنگ رول جنہوں نے پلے کرنا ہوتا ہے ان میں تو بڑی ہمیشہ فراخ دلی ہوتی ہے اور یہ ایک ریکوائرڈ ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی محروم ہے اور اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. ان کی ایک طرف نااہلی اور بد نظامی کے ساتھ پوری قوم بھگت رہی ہے، دوسری طرف یہ تنگ نظری جو ہے اس کی سزا بھی ہے کہ اپوزیشن بھی بھگت رہی ہے، ان کی اتحادی بھی بھگت رہی ہے. اب یہ ہے کہ اب جو آپ نے سوال کیا ہے، دیکھیے بات یہ ہے، ایک تو بیرسٹر عامر صاحب نے بڑا واضح کیا کہ دیکھیں بلاول صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے یہ بالکل واضح کیا ہے کہ دیکھیں جو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، ذمہ دار شخص ہیں، ذمہ دار عہدوں پہ رہے ہیں اور بغیر ثبوت کے وہ بات نہیں کریں گے. یہ جو انہوں نے خود کہا ہے. اور یقیناً یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو کئی بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے علاوہ 2 ادارے عائشہ ایسے ہیں جو ہمارے لیے قابل احترام ہے، جو محترم ہے، مقدس ہے، عدلیہ اور فوج. لیکن فرق یہ ہے کہ عدلیہ محترم اور مقدس ہے، جبکہ فوج جو ہے محترم مقدس ہونے کے ساتھ ساتھ قوم کا محبوب ادارہ بھی ہے. قوم اس سے محبت کرتی ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ادارے کی، اس قومی ادارے کی، اس محبوب ادارے کی غیر جانبداری کو ہر قیمت پر غیر متنازع رکھا جائے، اس کو متنازع نہ بنایا جائے. جو شخص بھی غیر جانبداری کو متنازع بناتا ہے عائشہ، یہ ہے کہ یہ امپریشن کریٹ ہوتا ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں چیمہ صاحب، مجھے ایک بریک لینی ہے، لیکن سوال وہی اٹھتا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کس طرح کی بات کری. جتنی گفتگو یہاں پر ہوئی، جب قاف لیگ کو نون لیگ کی بات کو مکمل کرنا پڑے، جب بلاول بھٹو کی بات یا انٹرویو کو مریم نواز کو وضاحت دینی ہو، اور جب میاں نواز شریف کی تقریر کی تشریح عمران خان کو کرنا پڑ جائے، تو سمجھے اس سیاست میں کچھ نہیں بہت کچھ ہو رہا ہے. بریک لیتے ہیں، یہ بیانیے کیوں آئے دن بدل رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. نیائی صاحب، بلاول صاحب کا کامنٹ آپ نے سن لیا. اپوزیشن جلسے کرتی ہے، آپ جلسے شروع کر دیتے ہیں، وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں ہم بھی اتحادی بٹھائیں. پینک کر رہی ہے گورنمنٹ، کیا کہیں گے آپ ان کے کامنٹ پر؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے اور آج بھی جیسا آپ اپنے پہلے کمنٹ میں کیا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ فیلڈ میں جا رہے ہیں اور جو ہم تو ویلفیئر لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ان لوگوں نے تو پاکستان کو اتنا لوٹا ہے کہ آج جس مشکل میں پاکستان ہے، پاکستان کی اکانومی ہے، پاکستان کی جتنے بھی آج مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اپنی پوری تگدو کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ معیشت اوپر آئے. اور الحمدللہ آج تو جتنے بھی اشاریے ہیں معیشت کے وہ سارے الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آج آپ کے اخراجات جو ہیں وہ کم ہیں آپ کی آمدن سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہتری کی طرف آپ نے ڈیفیسٹ. نیازی صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں کہ عوام تک ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے؟ کسانوں کی یہاں پٹائی کی گئی ہے. دیکھیں اس کے اوپر بھی اپنا پنجاب گورنمنٹ نے اپنا موقف دیا ہے اور اس کے اوپر جو میڈیا ٹرولنگ ہو رہی تھی اس کی وضاحت کر دی ہے میرے خیال میں اس کے اوپر. اور باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسانوں کے لیے دیکھیں آپ، پاکستان ایک ایگریکلچر ملک تھا اور ایگریکلچر ملک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ یہ 71 سال میں انہوں نے پاکستان کے اندر جو کتنے انہوں نے ایگریکلچر انسٹیٹیوشنز بنائے، ان لوگوں کو کتنے PhD کھڑے کیے اور کتنی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. دیکھیں آج چائنا دیکھیں، بہت سارے ممالک ہیں. سر میں اس کو ایسے کہہ سکتی ہوں کہ حکومت مطمئن ہے اپنے اقدامات سے اور وہ سمجھ رہی ہے عوام تک خوشحالی جا رہی ہے. دیکھیں عائشہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت اپنے ٹارگٹ کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، تیزی کے ساتھ بھی بڑھ رہی ہے کچھ چیزوں میں. لیکن دیکھیں اس کے لیے آپ کو ایک وقت چاہیے. جتنا انہوں نے ڈاؤن فال آپ ان کی حکومتوں نے کیا ہے معیشت کو، جتنا استحصال انہوں نے اداروں کا کیا ہے، تو اس کو اٹھانے میں بھی تھوڑا وقت چاہیے نا. ٹھیک، آل ایٹ ونس تو اوور نائٹ تو کبھی بھی چیزیں چینج نہیں ہوتی. آپ کا چینل ہے، اوور نائٹ تو چینج نہیں ہوگا نا. اس کے لیے بھی ایک بنانے کے لیے اپنا ایک ریٹنگ بنانے کے لیے درکار ہے. اور بالکل حکومت کے پاس، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، 5 سال کا وقت ہے جو کہ حکومت کے پاس موجود ہے. آج عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے بات کی کہ اگلا انتخاب ان کی حکومت کے نیچے ہوگا اور صاف شفاف انتخاب ہوگا. سنیے. ایسا الیکشن ہوگا جو صرف پاکستان میں ایک دفعہ ہوا تھا 1970 میں. آج میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں اپنی قوم سے، یہ میری حکومت ہے جو پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ایسے الیکشن کروائے گی کہ جو ہارے گا وہ بھی مانے گا کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوا ہے.
बैरिस्टर आमिर, पाकिस्तान की तारीख में बकौल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक 70 का इलेक्शन वाहिद शफाफ इंतखाब था और वो तैयारी कर रहे हैं, अगला शफाफ इलेक्शन उनकी गवर्नमेंट के नीचे होगा। अब तो अपोजिशन को मुतमईन हो जाना चाहिए इसमें। वो कहते हैं ना कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। अगर इमरान खान साहब को यही नहीं पता, वज़ीर आज़म है और आइन का हलफ उठाया है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना, इलेक्शन एक सेटअप ने करवाना है जो इंडिपेंडेंट और केयर टेकर सेटअप होगा। ये तो हाल है कि जिस शख्स को यही नहीं पता कि इनकी हुकूमत के अंडर इलेक्शन नहीं होगा वो दावे कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 2018 का इलेक्शन शफाफ नहीं था, इन्होंने मान लिया कि अब अगर शफाफ होगा तो वो अगला इलेक्शन होगा, पहली बात। दूसरी बात, 1970 के इलेक्शन ये करवा पाएंगे उतने शफाफ या नहीं, या अभी तक इन्होंने 2.5 साल के अंदर कौन सी निज़ाम के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर, कवानीन के अंदर बेहतरियाँ लेके आए हैं कि ऐसा होगा। अभी GB में इलेक्शन हो रहे हैं, समझ आ जाएगी, आपके सामने है। अवाम तो निकले हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ, हर हलके के अंदर हज़ारों की तादाद में। अब अगर इलेक्शन को वहाँ पे सही हो तो पीपल्स पार्टी 2/3 अक्सरियत लेती है, और अगर वहाँ पे नहीं सही होंगे तो समझ आ जाएगी ये क्या। लेकिन मैं जो फ़िक्रमंद हूँ वो ये हूँ, इलेक्शन करवाना ना करवाना तो सेटअप का काम होगा, वो अलहदा बात है। 1970 की तरफ ये हालात ले गए हैं। आज वफाक को जिस ख़तरनाक सूरत हाल में आज मुल्क जिस इंतशार का शिकार है, आज मुल्क के अंदर इतनी अफरा तफरी है कि आज लोग कोई किसी एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो पा रहे हैं। ये 1970 के हालात हैं जो जनरल अयूब ने किए थे, याह्या ने किए थे। आज ये सियासतदानों का याह्या है इमरान खान। इसने जो पाकिस्तान का हाल कर दिया है, इतना नाअहल शख्स कभी नहीं आया कि इसने मुल्क के अंदर कौमी इत्तफाक राय को इंतशार के अंदर तब्दील कर दिया है। और ये भानमती का कुंभा, हमें तो छोड़ें, PDM वाले तो मुत्तहद हुए हैं ना, सियासी जमातें अपोजिशन की, इनके इत्तेहादियों का ये हाल है कि पहले मेंगल साहब छोड़ के आगे, MKM छोड़ने पे तुली बैठी है, और आपने काफ लीग वालों का सुन लिया जो इनके बुलाने पे, इनकी दावत पे नहीं आते, और वोट जिस तरह वो दे रहे हैं, जिस तरह वो बंधे हुए हैं, वो इमरान खान के साथ नहीं बंधे। उन्होंने बता भी दिया कि वोट देना हमारी मजबूरी है, कहीं से जाहिर है उन्हें ऑर्डर है जहां से सिलेक्शन हुई है, और उन सिलेक्टर्स के ऑर्डर के तहत जब तक ये सेटअप चलाने की कोशिश है उसमें वो वोट देते रहेंगे। अदरवाइज इमरान खान के घर पे, इमरान खान की दावत पे अगर कोई इत्तेहादी नहीं जाता तो इस भानमती की जो कुंभा है और चूंचू का जो मुरब्बा है, जिसे हाउस ऑफ कार्ड्स कहते हैं, ये कैसे चलेगा। ये एक सिलेक्टेड सेटअप है और ये बिल्कुल उखड़ चुकी है इनकी हवा। और जिस तरह PDM के अगले जलसे होंगे, आप ये 22 को पेशावर में देखेंगे, 30 को आप मुल्तान में देखेंगे, 13 को लाहौर में देखेंगे, और आप देखेंगे कि गली गली से ये आवाज आएगी, अलविदा अलविदा। ठीक है बैरिस्टर साहब, मतलब है PDM और ऑपोजिशन बहुत कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वजीर आजम साहब बहुत कॉन्फिडेंट है। निसार साहब, कल PDM ने एक बैठना है, जलसा इजलास करना है जहां बयानिए पर इत्तफाक होना है। अगर वहां पर ये डिसाइड हो जाए कि उतना सख्त बयानियां या स्टेटमेंट नहीं दिए जाएंगे जैसे नवाज शरीफ और मरियम नवाज दे रही है, तो क्या नून लीग इस बात से इत्तफाक कर जाएगी जो PDM के प्लेटफॉर्म पर कहा जाएगा? देखिए, हम PDM का हिस्सा हैं, PDM की क़यादत जो फैसला करेगी, जाहिर है कि तमाम पार्टीज की लीडरशिप उसमें मौजूद होगी और सबका नुक्ता नजर सुन के जो भी फैसला करेंगे हम उसके पाबंद हैं। वैसे एक मैं जरूर गुजारिश करूंगा, अभी आपने जो प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब सुनाया है, उन्होंने ये फरमाया कि ऐसा जो इलेक्शन में करवाऊंगा कि जो हारेगा वो भी मानेगा। क्या उन्होंने अब ये है कि ये तहिया कर लिया है कि आइंदा वो इलेक्शन के रिजल्ट वो मानेंगे, क्योंकि हारना तो उन्होंने ही है। और ये क्या कौम को यकीन दिलाएंगे कि आइंदा वो कंटेनर लेके नहीं आ जाएंगे धरने देने के लिए, और ये जिस तरह की उन्होंने रिवायात कायम की उनका यादा हम नहीं देखेंगे। बात ये है कि देखें, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, जिसे कहते हैं नविश्ता दीवार है, इट इज रिटन ऑन द फेस ऑन द वॉल। ये हर शख्स जो है, जो साहिब बीना है, वो देख सकता है कि अवाम ने बिल्कुल तहिया कर लिया है। मैं, हमारे बड़े काबिल एहतराम भाई हैं अमजद न्याजी साहब, मैं उनसे पूछता हूँ कि कभी आप अवाम में जाके देखें तो सही, अवाम जो है, क्या जो आप फरमा रहे हैं कि इशारे बेहतर हो रहे हैं मईशत के, ये है कि क्या अवाम जो है आपकी बात पे यकीन करने के लिए तैयार है, या आप कहते हैं कि इशारे बेहतर हुए? वो तो कहेंगे आपसे कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। हमारे साथ जो कुछ बीत रही है पिछले 2-2.5 साल से हम जानते हैं, हमारे लिए तो घर के खर्चे चलाने मुमकिन नहीं रहा। अब ये है कि आप हमें इशारियों की बात कर रहे हैं, हम तो उस वक्त मानेंगे जिस तरह आपने खुद भी सवाल किया। हुकूमत और अपोजिशन के इशारे मिलते क्यों नहीं है कभी भी? क्योंकि बात ये है कि ये बिल्कुल हवाई बातें ये कर रहे हैं। क्या कौन से इशारे बेहतर हो रहे हैं? ये है कि मुझे ये फरमाएं कि किसी एक चीज की कीमत कम हुई हो, को गैस की, बिजली की, पेट्रोल की, क्या वो जो है जिसका
ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है आवाम के ऊपर। निसार साहब एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, बड़ी माजरत मैं आपसे शुरू करूंगी, बड़ी बेयकीनी और बेतब का शिकार है हमारी सियासत। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। निसार साहब आप गुफ्तगू भी मुकम्मल कीजिएगा, और बिलावल भुट्टो जिन सबूतों की बात करें, क्या नून लीग पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर देगी वो अपने साथ मौजूद लोगों को, जमातों को? देखिए बात ये, जिस तरह आपने कहा था कि जब इस सबूत तो देखें, बिलावल साहब ने खुद जब कहा ऐवान में कि ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, जाहिर है कि जब सिलेक्टेड है तो उसको सिलेक्टर्स किसी ने किया है ना। सिलेक्टर्स जो है, सिलेक्टर्स की सबको पता है, यानी जाने न जाने गोली न जाने बाग तो सारा जाने, सबको पता है सिलेक्टर कौन है और किन की ये चॉइस है, कौन इनको लाए हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कतन। लेकिन एक बात आयशा, मैं आपके विसातत से, ये जो वज़ीर आज़म साहब का जलसा इस हवाले से मुझे ये मैसेज मिल रहे हैं अपने हल्के से, वज़ीराबाद से। वज़ीराबाद चूँकि साथ है हाफिजाबाद के, तो वज़ीराबाद के एजुकेशन ऑफिसर जो है वो अपने असिस्टेंट कमिश्नर को कह रहे हैं, मैसेज आए हैं कि जनाब आपने जो ऑर्डर किया है, वर्बल ऑर्डर किया है, पूरे डिवीजन में ये सूरत है कि टीचर्स को आपने लेके जा रहे हैं जलसों में, यानी हाफिजाबाद के जलसे में। तो ये टीचर्स हैं, इनकी इतनी तादाद है, ये स्कूल हैं, इतने टीचर्स हम लेके जाएंगे, इनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जाए। ये हालत है। तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत को पटवारी जलसे करने पड़ रहे हैं? ये अंदाजा कर लें कि ये सरकारी वसाइल इस्तेमाल करें, सरकारी मुलाजमीन को वहां लेके जाया जा रहा है, और इस तरह जलसे फिर भी ये है कि जलसा गाह खाली है। ये हालत है। अंदाजा कर लें कि जो ये है कि तमाम वसाइल झोंक दिए जाते हैं ये जलसा गाह पुर करने के लिए, सरकारी वसाइल और सरकारी मुलाजमीन को वहां लेके जाया जाता है, और ये हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मैं इस पे न्याजी साहब का मुख्तसर कमेंट लेके फिर बैरिस्टर साहब के। न्याजी साहब, हुकूमत का ये हाल हो गया है कि अपने ही इलाकों में जाते हुए उनको असातिज़ा को इकट्ठा करना पड़ रहा है। ये खबरें बिल्कुल मौजूद हैं कि किस तरह से आज लोग बुलाए गए और इकट्ठे किए गए। मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि काश इन्होंने आईपीपीज और एलएनजी के जो ठेके हैं वो काश इन्होंने अपने लोगों को ना नवाजा होता, तो आज जो है बिजली सस्ती जो है, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को, संतों को बिजली सस्ती मिले, लेकिन इन्होंने जो मुल्क का हाल किया वो सबके सामने। और दूसरा, हमें अभी पटवारी या असातिज़ के जरिए जो है वो जरूरत नहीं है लोगों को बुलाने की, इनको अभी जरूरत महसूस हो रही है। इन्होंने जो सर्कस लगा रखा है बहुत सारी जमातों, इसलिए फिर भी एक जलसा गांव को नहीं भर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीके साहब आज भी पाकिस्तान की मकबूल जमात है। न्याय साहब, मैं एक लास्ट कमेंट बैरिस्टर साहब के बाद आपसे लूंगी। बैरिस्टर साहब, कल का जो पीडीएम का इजलास होने जा रहा है, बिलावल भुट्टो शिरकत कर रहे हैं वर्चुअली, और क्या वहां पर ये जो बयानिया हो रहा है ये तय किया जाएगा और वो मुत्तफ़िक़ा रहेगा पीडीएम की तमाम जमातों का, कुछ तय हो सकेगा? देखिए, पीडीएम का सारा बयानिया भी, एजेंडा भी मुत्तफ़िक़ है और उसका लाया अमल भी मुत्तफ़िक़ा है, और उसी लाया अमल के तहत सर, अगर मुझे माजरत इतनी सी इजाज़त दें कि उसी इंटरव्यू में जिसका हमने आगाज़ में तज़किरा किया, उसमें ये है कि आगाज़ में जब ये लाया अमल तय हो रहा था, कहा गया था कि इदारों ने ही इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ज़ाहिर बात है गुफ्तगू वहाँ बड़ा खुल कर हुई है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट और इदारों में आप भी समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद है, और पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद कोई आज की जद्दोजहद नहीं है। हम तो 4-5 दहाइयों से इसी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, और ये जो बैलेट का तकद्दुस है, अवाम ताकत का सरचश्मा है, इसकी जद्दोजहद का आगाज़ इस मुल्क में पीपल्स पार्टी ने किया है और पीपल्स पार्टी आगे लेके बढ़ रही है। तो हम तो इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का ही नैरेटिव है और ये पीडीएम का हमारा मुश्तरका नैरेटिव है। मगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आवाज़ें मुख्तलिफ उठी हैं, नाम भी लिए गए। आवाज़ें मुख्तलिफ नहीं उठी। एक चीज़ है, पहली दफ़ा हुआ है कि मियाँ साहब ने नाम लिए हैं, और ये कोई बात जो कल बिलावल साहब ने कहा है, ये शौक अच्छा मेरे लिए भी थी, आपके लिए भी होगी क्या, कि जिसने भी पहली दफ़ा सुना कि नाम लेके, तो ये शौक तो हर इंसान के लिए ये बात थी। इसको लिए मुश्किल समझती है? मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मियाँ साहब का पूरा हक है कि वो अपना बयानिया रख सकते हैं। मियाँ साहब का पूरा हक है कि वो जो बात कहना चाहते हैं अपने तय अपने अंदाज में करें। इसी तरह पीपल्स पार्टी का पूरा हक है कि उसे सियासत किस रुख पे करनी है। बयानिया हमारा एजेंडा, हमारा पीडीएम का एक है। जो बात है कि शख्सियात को किस तरह आपने मुखातिब करना है या नहीं करना, हम समझते हैं कि जो शख्सियात कसूरवार हैं उन्हें कटहरे में लेके आना चाहिए। और अगर मियाँ साहब अगर इतना उनका नाम ले रहे हैं तो मियाँ साहब उन्हें कटहरों के अंदर लेके आए, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर लेके आए सबूत, जैसे पीपल्स पार्टी
ماضی کے اندر ان کرداروں کو بے نقاب کر چکی ہے. میں نے نام لے کے بتایا کس طرح جنہوں نے IGI بنائی, پیسہ تقسیم کیا, ہم نے بے نقاب. اور جھوٹ جو ہوتا ہے عائشہ, آخری جھوٹ جو سچ جو ہوتا ہے وہ نصف سچ نہیں ہوتا, پورا سچ ہوتا ہے. آج میں میاں صاحب سے ایز اے پولیٹیکل ورکر درخواست کروں گا کہ میاں صاحب سارا سچ بولیں. جب یہ IGI بنتا رہا, جب الیکشن چوری ہوتے رہے, سارا سچ بولیں, پھر ملک کی تاریخ صحیح راہ پہ جائے. نیازی صاحب لاسٹ کامنٹ کرنا چاہیں, پورے سچ کی بات ہو رہی ہے اور آپ لوگ تو حکومت میں ہیں, تمام سچ ثبوتوں کے ساتھ سامنے رکھ دیں. پہلی بات یہ ہے کہ کبھی PDM نے سچ بولا ہی نہیں ہے, اور جو کچھ یہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اس کے بعد کسی میرے خیال میں ساری دنیا کے سامنے سوائے انہوں نے اپنے محلات, سرے محلات, دبئی ٹاور بنانے کے علاوہ کیا کیا ہے. آپ پھر ایک دفعہ پھر سرکس بان بتی کا خطہ جو ہے وہ عوام کو بیوقوف بنانے چلا ہے, لیکن عوام بخوبی جانتی ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کو کتنا لوٹا ہے اور کتنا لوٹ کے باہر کے ملکوں میں لے کے جا چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے لوگ ان کے دام میں نہیں آنے والے, اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ سچ کے ساتھ ہی کھڑی ہے. نیازی صاحب قابل احترام ہیں, لیکن نیازی صاحب آپ یاد رکھیں آپ کے والد محترم ہماری سچائی کے پاک دامنی کی قسمیں کھاتے رہے ہیں, وہ کبھی کرپشن کی باتیں نہیں کرتے تھے. بی بی اور زرداری صاحب کے بڑے وکیل رہے ہیں وہ, آپ یہ یاد رکھیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا میرے پاس, میں شکریہ ادا کروں گی تمام مہمانوں کا. فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.